शुरुआत करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है। वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई 14 जुलाई 1942 को, जिसने संघर्ष के विचार को स्वीकार किया। सवाल ये है कि इसी समय क्यों, मतलब अचानक ऐसा क्या हुआ कि अब संघर्ष जरूरी हो गया? देखिए, इसके पीछे एक नहीं कई वजहें थीं, जैसा आपने कहा। एक तो जो क्रिप्स मिशन आया था, हाँ, वो फेल हो गया था। बिल्कुल, वो पूरी तरह विफल हो चुका था। तो बातचीत से कोई हल निकलने की उम्मीद वो खत्म सी हो गई थी। अच्छा। दूसरा, युद्ध चल रहा था तो महंगाई बहुत बढ़ गई थी। हाँ, कीमतें आसमान छू रही थीं। जरूरी चीजें जैसे चावल, नमक, इनकी कमी हो गई थी। इससे आम जनता में बहुत असंतोष था, गुस्सा था। और एक डर ये भी था, जैसा सूत्रों में है, कि ब्रिटेन असम, बंगाल, उड़ीसा में अगर जापानीज हमला होता है तो स्कॉर्च्ड अर्थ नीति अपनाएगा। हाँ, मतलब सब कुछ तबाह कर देगा। हाँ, ये डर बहुत बड़ा था। और इसमें ये भी जोड़ें कि दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेज लगातार हार रहे थे। हाँ, उनकी हार की खबरें आ रही थी। बिल्कुल। और जिस तरह से वो पीछे हट रहे थे, उससे लोगों को लगने लगा था कि भाई इनका राज अब शायद ज्यादा दिन का नहीं है। तो एक तरह से लोगों की हिम्मत बढ़ी। और दूसरी तरफ जापानी सेना भी भारत की सीमाओं के पास आ रही थी। तो एक अजीब सी स्थिति थी। ब्रिटिश राज की स्थिरता में लोगों का विश्वास इतना कम हो गया था कि वो बैंकों और डाकघरों से अपना पैसा निकाल रहे थे। अच्छा, ये बात भी है। हाँ, ये दिखाता है कि भरोसा कितना कम हो गया था। हाँ, और दक्षिण पूर्व एशिया में जो भारतीय थे, उनके साथ अंग्रेजों का जो बर्ताव था भागते वक्त, हाँ, वो नस्लवादी रवैया, बिल्कुल, उसने भी उनके असली चेहरे को सामने ला दिया था। तो शायद नेतृत्व को लगा कि अब जनता को संभावित जापानी आक्रमण के लिए भी तैयार करना होगा। बिल्कुल। और अपनी लड़ाई भी लड़नी होगी। बिल्कुल, दोनों मोर्चों पर तैयारी जरूरी समझी गई। तो फिर आया भारत छोड़ो प्रस्ताव। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में कांग्रेस की बैठक हुई और इसे मंजूरी मिली। इसमें मुख्य मांगे क्या थीं? क्या चाहते थे वो? देखिए, मोटे तौर पे 4 बातें थीं। हाँ। पहली और सबसे अहम, भारत में ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत, मतलब फौरन छोड़ो, तुरंत। हाँ। दूसरी, ये घोषणा कि स्वतंत्र भारत जो है वो फांसीवाद और साम्राज्यवाद के सभी प्रकारों से खुद की रक्षा करेगा। तीसरा, ब्रिटिश वापसी के बाद भारत की एक अनंतिम यानी प्रोविजनल सरकार का गठन किया जाएगा। ठीक। और चौथा, ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की मंजूरी दी गई। गांधी जी ने इस बार कुछ अलग तरह के निर्देश भी दिए थे ना, विभिन्न वर्गों के लिए। हाँ, ये दिलचस्प था। जैसे सरकारी कर्मचारी उनसे कहा कि इस्तीफा मत दो, हाँ, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित कर दो। अच्छा। अंदर से हमारे साथ रहो। सैनिकों से कहा कि सेना मत छोड़ो, पर अपने ही देशवासियों पर गोली मत चलाना। हाँ, छात्रों से कहा कि अगर आत्मविश्वास हो तो पढ़ाई छोड़ दो और आंदोलन में कूद पड़ो। किसानों के लिए भी कुछ था। हाँ, किसानों से कहा कि अगर जमींदार सरकार विरोधी है तो आपसी सहमति से लगान दो, लेकिन अगर जमींदार सरकार का समर्थक है तो लगान मत दो। अच्छा, ये तो सीधा टकराव था। बिल्कुल। और जो रियासतें थीं, उनके राजकुमारों से कहा कि जनता का समर्थन करो, उनकी संप्रभुता स्वीकार करो। और रियासतों की जनता से कहा कि शासक का तभी साथ दो जब वो अंग्रेज विरोधी हो और खुद को भारतीय राष्ट्र का हिस्सा माने। मतलब कोशिश थी कि समाज के हर तबके को जोड़ा जाए। हाँ, कोशिश तो यही थी, लेकिन हुआ ये कि जैसे ही 8 अगस्त को प्रस्ताव पास हुआ और आंदोलन की घोषणा हुई, अगली सुबह 9 अगस्त को ही गांधी जी समेत कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। अरे, मतलब आंदोलन शुरू होने से पहले ही नेतृत्व को हटा दिया गया। बिल्कुल। कांग्रेस वर्किंग कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां सबको गैर कानूनी घोषित कर दिया। सरकार का प्लान साफ था कि इसे शुरू में ही कुचल दिया जाए। लेकिन जनता पर इसका क्या असर हुआ? क्या वो डर गए? नहीं, बिल्कुल उल्टा हुआ। नेताओं की गिरफ्तारी से जनता का गुस्सा और भड़क उठा। ये एक तरह से स्वतःस्फूर्त विस्फोट जैसा था। अच्छा। लोगों ने सत्ता के जो प्रतीक थे, थाने, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, सरकारी दफ्तर, उन पर हमले किए। जबरदस्ती तिरंगा फहराया गया कई जगहों पर। मतलब आंदोलन ने अपना रास्ता खुद बना लिया। हाँ, कह सकते हैं। और कई राष्ट्रवादी, खासकर जो दूसरी पंक्ति के नेता थे या युवा कार्यकर्ता, वो अंडरग्राउंड हो गए, भूमिगत हो गए। हाँ, और वहां से उन्होंने विध्वंसक गतिविधियां शुरू की, जैसे पटरियां उखाड़ना, तार काट देना। इसमें समाजवादी थे, फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य थे, गांधी आश्रम के लोग भी थे, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी और स्थानीय संगठन भी शामिल हो गए। और इसी दौरान कुछ जगहों पर समानांतर सरकारों की भी बात आती है। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। जैसे बलिया में अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में
एक हफ्ते के लिए एक तरह से आजाद सरकार चली। एक हफ्ते के लिए? हाँ, वो छोटी अवधि थी, लेकिन तामलुक जो मिदनापुर में है, वहां दिसंबर 42 से सितंबर 44 तक लगभग 2 साल एक जाति सरकार चली। 2 साल? हाँ, और सतारा में, महाराष्ट्र में, वहां तो मध्य 1943 से 1945 तक प्रति सरकार नाम से एक समानांतर सरकार कायम रही। ये सरकारें क्या करती थी? मतलब क्या सिर्फ नाम की थी? नहीं, स्रोत बताते हैं कि जैसे सतारा वाली सरकार काफी संगठित थी। वो न्याय का काम करती थी, टैक्स वसूलती थी, सरकारी कामकाज में बाधा डालती थी। तामलुक वाली सरकार ने तूफान पीड़ितों के लिए राहत कार्य भी किए। तो ये सिर्फ सांकेतिक नहीं थी, इन्होंने वाकई में स्थानीय स्तर पर ब्रिटिश राज को चुनौती दी। जबरदस्त। अच्छा, इस पूरे आंदोलन में आम जनता की भागीदारी कैसे थी? कौन लोग थे जो सबसे आगे थे? देखिए, सबसे ज्यादा जोश तो युवाओं में था, खासकर स्कूल और कॉलेजों के छात्र। वो एकदम आगे थे। महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुईं। सिर्फ पढ़ी लिखी शहरी महिलाएं नहीं, बल्कि गांव देहात की आम औरतें भी। अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता जैसे नाम तो हैं ही, जिन्होंने नेतृत्व भी दिया। उषा मेहता का वो खुफिया रेडियो चलाना तो कमाली था। हाँ, उसका जिक्र आता है। और मजदूर वर्ग? मजदूरों ने भी हड़तालें की, जमशेदपुर, अहमदाबाद, बॉम्बे वगैरह में। लेकिन जाहिर है, युद्ध का समय था, सरकार का दमन भी ज्यादा था, तो वो हड़तालें बहुत लंबी नहीं चल सकी। और किसान? किसान तो समझिए इस आंदोलन की रीढ़ थे। खासकर पूर्वी यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन इलाकों में किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुछ जमींदारों ने भी साथ दिया, हालांकि ज्यादातर सरकार के साथ थे। एक और दिलचस्प बात जो सूत्रों में है कि सरकारी अधिकारी, खासकर निचले स्तर के पुलिस और प्रशासन के लोग, हाँ, उनकी वफादारी भी कम हुई। कुछ ने आंदोलनकारियों की मदद भी की। हाँ, ये बहुत अहम है। मतलब अंदर ही अंदर सहानुभूति थी, या कम से कम वो सख्ती बरतने से हिचक रहे थे। इससे सरकार की पकड़ ढीली हुई। और मुसलमानों ने भी, भले ही मुस्लिम लीग का रुख अलग था, आम मुसलमानों ने अंडरग्राउंड कार्यकर्ताओं को पनाह दी, मदद की। और ये भी कहा गया है कि इस दौरान कोई बड़ी सांप्रदायिक झड़प नहीं हुई। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इतना बड़ा आंदोलन, इतनी उथल पुथल, लेकिन हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए। लेकिन क्या सभी समूह इसमें शामिल थे या कुछ अलग भी रहे? नहीं, सभी नहीं थे। जैसा आपने कहा, मुस्लिम लीग ने तो विरोध किया। उन्हें डर था कि अगर अंग्रेज इस वक्त चले गए तो कहीं हिंदू बहुसंख्यक उन पर हावी ना हो जाएं। कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल नहीं हुई। उनकी लाइन बदल गई थी। जब जर्मनी ने सोवियत रूस पर हमला किया तो उनके लिए यह युद्ध साम्राज्यवादी युद्ध से जनयुद्ध बन गया। अच्छा, तो वो ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन करने लगे। हाँ, हिंदू महासभा ने भी आंदोलन का बहिष्कार किया। और जो रियासतें थी, रजवाड़े, उनका रवैया भी ज्यादातर ठंडा ही रहा। बहुत धीमी प्रतिक्रिया थी उनकी। सरकार का दमन कैसा था? काफी कठोर बताया गया है। बहुत कठोर था। हालांकि औपचारिक रूप से मार्शल लॉ नहीं लगाया गया, लेकिन दमन बहुत बर्बर था। गोलियां चलीं, लाठीचार्ज हुए, हजारों लोग मारे गए, लाखों गिरफ्तार हुए, सामूहिक जुर्माने लगाए गए। अगर इस आंदोलन का मूल्यांकन करें तो क्या कहेंगे? इसकी मुख्य बातें क्या रहीं? देखिए, एक बात तो साफ है कि नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का कोई केंद्रीय नियंत्रण नहीं रहा। तो इसमें हिंसा भी हुई और ये थोड़ा बिखरा हुआ भी रहा। हाँ, कोई एक दिशा नहीं थी शायद। हाँ, इसके मुख्य केंद्र पूर्वी संयुक्त प्रांत, आज का यूपी, बिहार, मिदनापुर, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक थे। रीढ़ की हड्डी थे छात्र, मजदूर और किसान। जो उच्च वर्ग था और नौकरशाही, वो ज्यादातर सरकार के वफादार बने रहे। लेकिन इसने अंग्रेजों को एक संदेश तो दे ही दिया। बहुत बड़ा संदेश। ये साफ हो गया कि अब भारतीयों की इच्छा के बिना भारत पर शासन करना संभव नहीं है। इसमें जो स्वतःस्फूर्तता थी, मतलब जनता का खुद से उठ खड़ा होना, वो पहले के आंदोलनों से कहीं ज्यादा था। और इसने आजादी की मांग को एकदम सामने ला दिया, है ना? बिल्कुल। अब ये राष्ट्रीय आंदोलन का तात्कालिक एजेंडा बन गया। भारत छोड़ो के बाद अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। आम लोगों ने जिस वीरता और जिस उग्रता का प्रदर्शन किया, वो अभूतपूर्व था। इसी बीच फरवरी 1943 में गांधी जी ने जेल में उपवास शुरू किया था। सरकार उन पर हिंसा की निंदा का दबाव डाल रही थी। हाँ, सरकार चाहती थी कि गांधी जी आंदोलन में हुई हिंसा की जिम्मेदारी लें और उसकी निंदा करें। लेकिन गांधी जी ने कहा कि असली हिंसा तो सरकार कर रही है। उनका उपवास राज्य की हिंसा के खिलाफ था। इसका क्या असर हुआ? इससे पूरे देश में हलचल मच गई। लोगों का मनोबल बढ़ा, ब्रिटिश विरोधी भावना और तेज हुई। राजनीतिक गतिविधि के लिए एक माहौल बना। सरकार पर बहुत दबाव पड़ा, उनकी काफी किरकिरी हुई।
गांधी जी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था, लेकिन उन्होंने उपवास पूरा किया। और ठीक है, इसके कुछ समय बाद 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। हाँ, मुस्लिम लीग ने ये दिन मनाया। ये दिखाता है कि जहां एक तरफ आज़ादी की लड़ाई तेज हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ बंटवारे की मांग भी मजबूत हो रही थी। इसी दौर में एक और बड़ी त्रासदी हुई, 1943 का बंगाल अकाल। युद्ध की मुश्किलें तो थी ही, इस अकाल ने स्थिति और भयानक बना दी। हाँ, ये बहुत ही दर्दनाक था। सबसे बुरा हाल दक्षिण पश्चिम बंगाल का था। लाखों लोग मारे गए थे भूख से। इसके कारण क्या बताए गए हैं? कई कारण थे। एक तो जैसा हमने पहले कहा, युद्ध के लिए बड़ी मात्रा में अनाज सेना की तरफ जा रहा था। हाँ। दूसरा, बर्मा और दक्षिण पूर्व एशिया से चावल का आयात बंद हो गया था, क्योंकि वहां जापान का कब्जा हो गया था। और सबसे बढ़कर सरकारी कुप्रबंधन और जानबूझकर की गई मुनाफाखोरी। व्यापारियों ने अनाज जमा कर लिया, दाम आसमान पर पहुंच गए। सरकार ने राशनिंग की व्यवस्था लागू तो की, पर बहुत देर से, और वो भी सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित रही। कितनी भयानक स्थिति रही होगी। खैर, इस उथल-पुथल के बीच राजनीतिक समाधान खोजने की कोशिशें भी चल रही थीं। एक नाम आता है, राजगोपालाचारी फॉर्मूला। ये क्या था? हाँ, सी राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी भी कहते थे, वो कांग्रेस के बड़े नेता थे। उन्होंने 1944 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता कराने की कोशिश की। क्या था उस फॉर्मूले में? मुख्य बातें ये थीं कि मुस्लिम लीग आज़ादी की मांग में कांग्रेस का साथ दे, केंद्र में एक अंतरिम सरकार बनाने में सहयोग करें। ठीक। युद्ध खत्म होने के बाद उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत के जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां की पूरी आबादी, ध्यान दीजिए पूरी आबादी, जनमत संग्रह से तय करे कि उन्हें अलग देश बनाना है या भारत में रहना है। अच्छा, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, पूरी आबादी का जनमत संग्रह। हाँ, और अगर बंटवारा होता है तो रक्षा, वाणिज्य, संचार जैसे जरूरी मामलों के लिए कोई साझा इंतजाम किया जाए। लेकिन ये सब शर्तें तभी लागू होंगी जब इंग्लैंड भारत को पूरी सत्ता सौंप देगा। सुनने में तो ये एक व्यवहारिक कोशिश लगती है। फिर ये कामयाब क्यों नहीं हुई? क्या आपत्तियां थीं? सबसे बड़ी आपत्ति जिन्ना की तरफ से आई। वो चाहते थे कि कांग्रेस पहले दो राष्ट्र सिद्धांत को मान ले, यानी ये स्वीकार करे कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं। और वो जनमत संग्रह सिर्फ मुसलमानों के बीच चाहते थे, पूरी आबादी का नहीं। दूसरी तरफ वीर सावरकर जैसे हिंदू नेताओं ने इस सीआर योजना की कड़ी निंदा की। वो बंटवारे के किसी भी विचार के खिलाफ थे। तो ये कोशिश सफल नहीं हो पाई। इसके बाद एक और प्रयास का जिक्र है, देसाई लियाकत समझौता। हाँ, ये कांग्रेस के नेता भुलाबाई देसाई और मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली खान के बीच एक अनौपचारिक बातचीत थी। इसमें क्या प्रस्ताव था? उन्होंने केंद्र में एक अंतरिम सरकार बनाने का एक मसौदा तैयार किया, जिसमें कहा गया कि केंद्रीय विधायिका में कांग्रेस और लीग द्वारा नामित व्यक्तियों की संख्या बराबर होगी। बराबर? हाँ, बराबर। और अल्पसंख्यकों के लिए 20% सीटें आरक्षित होंगी। लेकिन ये सिर्फ एक मसौदा था। इसे कांग्रेस या लीग दोनों में से किसी के भी शीर्ष नेतृत्व का पूरा समर्थन नहीं मिला, तो ये भी आगे नहीं बढ़ पाया। और फिर आई वेवल योजना। जून 1945 में वायसराय लॉर्ड वेवल ने शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। सरकार अचानक समाधान के लिए इतनी उत्सुक क्यों हो गई? हाँ, इसके पीछे कुछ कारण थे। एक तो इंग्लैंड में 1945 के मध्य में चुनाव होने वाले थे, तो जो कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में थी वो दिखाना चाहती थी कि देखो, हम भारत की समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, चुनावी राजनीति। हाँ। दूसरा, जो मित्र राष्ट्र थे, खासकर अमेरिका, उनका भी दबाव था कि भाई युद्ध भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, जापान के खिलाफ लड़ाई जारी है, तो इसमें भारतीयों का और ज्यादा सहयोग हासिल करो। और शायद सरकार ये सोच रही थी कि भारतीय नेताओं को अगर सत्ता में थोड़ी भागीदारी दे दी जाए तो उनकी ऊर्जा ब्रिटिशों के लिए ज्यादा फायदेमंद दिशाओं में लगाई जा सकती है। तो वेवेल योजना के मुख्य प्रस्ताव क्या थे? मुख्य बात यह थी कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसके सभी सदस्य भारतीय होंगे। सभी भारतीय? हाँ, और इसमें जातिगत हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बराबर होगा। बराबर, फिर वही बात। हाँ, ये एक पेश था। ये जो पुनर्गठित परिषद होगी, ये 1935 के अधिनियम के ढांचे के भीतर एक अंतरिम सरकार की तरह काम करेगी, लेकिन ये केंद्रीय विधानसभा के प्रति जवाबदेह नहीं होगी। अच्छा। गवर्नर जनरल अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मंत्रियों की सलाह पर, और विभिन्न दल काउंसिल के सदस्यों के लिए वायसराय को नाम देंगे। अगर एक संयुक्त सूची नहीं बन पाती तो अलग अलग सूचियां दी जाएंगी, और युद्ध जीतने के बाद नए संविधान पर बातचीत की जाएगी। सुनने में ये फिर से एक कदम आगे लगता है पिछली कोशिशों से, लेकिन ये भी फेल हो गया। क्यों? हाँ, ये भी फेल हुआ।
यहाँ फिर वही दो मुख्य दिक्कतें आईं। पहली, मुस्लिम लीग ने जिद पकड़ ली कि काउंसिल में जितने भी मुस्लिम सदस्य होंगे वो सब मुस्लिम लीग ही नामित करेगी। कोई और पार्टी जैसे कांग्रेस किसी मुसलमान को नामित नहीं कर सकती। दूसरी बात, लीग ने काउंसिल के अंदर एक तरह का वीटो चाहा। उनका कहना था कि अगर कोई फैसला ऐसा है जिसका मुसलमान विरोध करते हैं तो उसे पास होने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होनी चाहिए। ये तो मतलब हर फैसले को रोकने जैसा हो गया। बिल्कुल। कांग्रेस इस पर राजी नहीं थी। कांग्रेस ने कहा कि ये तो हमें सिर्फ हिंदुओं की पार्टी बनाने की कोशिश है। कांग्रेस ने जोर दिया कि उसे अपने कोटे से किसी भी समुदाय के सदस्य को नामित करने का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या कोई और। तो गतिरोध बन गया। हाँ, इसी गतिरोध की वजह से विलविल ने ऐलान कर दिया कि भाई बातचीत विफल हो गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि लीग को कार्यता एक वीटो पावर मिल गई। मतलब जब तक लीग राजी ना हो तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती। तो एक तरफ देश के अंदर ये राजनीतिक रस्साकशी चल रही थी, कांग्रेस और लीग के बीच मतभेद गहरे हो रहे थे। वहीं देश के बाहर एक और कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। हाँ बिल्कुल, सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA की कहानी। सुभाष बोस, एक ऐसा नाम जो हमेशा एक अलग तरह के जोश और तेवर से जुड़ा है। बिल्कुल, बहुत ही निडर व्यक्तित्व। वो ICS परीक्षा पास की, चौथा स्थान हासिल किया, लेकिन 1921 में आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए इस्तीफा दे दिया। चौथा स्थान, और फिर भी छोड़ दिया। हाँ, उनके राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। 1923 में वो कलकत्ता के मेयर भी बने। कांग्रेस के अंदर भी उनका एक अपना ज्यादा जुझारू नजरिया था। वो अंग्रेजों से किसी भी तरह के समझौते के सख्त खिलाफ थे। मार्च 1940 में जब कांग्रेस थोड़ी नरम पड़ रही थी, बोस ने रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया। ये फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा का संयुक्त प्रयास था। और फिर उनका भारत से निकल जाना, वो भी एक बड़ी घटना थी। हाँ, 1941 में वो नजरबंदी से निकलकर पहले काबुल पहुंचे, फिर वहां से जर्मनी के लोगों ने ही उन्हें नेताजी कहना शुरू किया। अच्छा, जर्मनी में? हाँ, उन्होंने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर बनाया और वहीं से जय हिंद का प्रसिद्ध नारा दिया। जनवरी 1942 से उन्होंने बर्लिन रेडियो से नियमित प्रसारण शुरू किया, जिसने भारत में लोगों को बहुत उत्साहित किया। अब आते हैं INA पर। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ये आइडिया कहाँ से आया? देखिए, भारतीय युद्धबंदियों POWs से एक सेना बनाने का विचार मूल रूप से मोहन सिंह का था। वो ब्रिटिश भारतीय सेना में कैप्टन थे। मोहन सिंह? हाँ, जब मलाया में ब्रिटिश सेना हारी तो जापानियों ने भारतीय युद्धबंदियों को मोहन सिंह को सौंप दिया। मोहन सिंह ने उन्हें आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी में भर्ती करने की कोशिश की। तो शुरुआत मोहन सिंह ने की। हाँ, और जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो उससे INA को और बढ़ावा मिला। सितंबर 1942 में INA का पहला डिवीजन तैयार हो गया, जिसमें करीब 16,300 सैनिक थे। लेकिन फिर इसमें कुछ दिक्कतें भी आईं शायद, मोहन सिंह और जापानियों के बीच। हाँ, कुछ मतभेद हुए थे भूमिका और नियंत्रण को लेकर। लेकिन INA का दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण चरण शुरू हुआ सुभाष बोस के सिंगापुर पहुंचने के साथ। उससे पहले वो टोक्यो भी गए थे। हाँ, जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस एक छद्म नाम आबिद हुसैन के तहत पनडुब्बी से सफर करके टोक्यो पहुंचे। वहां वो जापानी प्रधानमंत्री तोजो से मिले। जापान में रास बिहारी बोस भी थे। हाँ, रास बिहारी बोस जो पुराने क्रांतिकारी थे और जापान में बस गए थे, उन्होंने भी वहां भारतीय स्वतंत्रता लीग बनाई थी और INA के लिए जमीन तैयार करने में मदद की थी। फिर 25 अगस्त को सुभाष बोस INA के सर्वोच्च कमांडर बन गए। हाँ, और 21 अक्टूबर 1943 को ये तारीख अहम है। सुभाष बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आरजी हुकूमत आजाद हिंद का गठन किया। अपनी सरकार बना ली। हाँ, इसमें HC चटर्जी वित्त मंत्री थे, MA अय्यर प्रसारण मंत्री, लक्ष्मी स्वामीनाथन महिला विभाग की प्रमुख थीं। और इसी दौरान मलाया में उन्होंने वो प्रसिद्ध नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे ने तो आग लगा दी होगी। बिल्कुल। जनवरी 1944 में INA का मुख्यालय रंगून, बर्मा लाया गया और वहां से सेना की टुकड़ियों को चलो दिल्ली के युद्ध घोष के साथ भारत की तरफ बढ़ना था। और जापानियों ने अंडमान निकोबार द्वीप भी सौंप दिए थे। हाँ, 6 नवंबर 1943 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जापानी सेना ने INA को सौंप दिए। नेताजी ने इनका नाम बदलकर क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। और 6 जुलाई 1944 को सुभाष बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। हाँ, आजाद हिंद रेडियो से प्रसारण करते हुए उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया।
ये पहली बार था जब किसी ने गांधी जी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया। फिर वो क्षण आया जब आजाद हिंद फौज ने भारतीय धरती पर कदम रखा। हाँ, 18 मार्च 1944 को आईएनए ने बर्मा सीमा पार की और भारतीय धरती पर खड़ी हुई। कहाँ पर? उनकी इकाइयां बाद में कोहिमा और इम्फाल तक आगे बढ़ीं। 14 अप्रैल को बहादुर ग्रुप के कर्नल मलिक ने पहली बार भारतीय मुख्य भूमि पर मोइरांग, जो मणिपुर में है, वहां जय हिंद और नेताजी जिंदाबाद के नारों के साथ आईएनए का झंडा फहराया। आज भी वहां आईएनए मेमोरियल कॉम्प्लेक्स है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन फिर आगे क्या हुआ? इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई का नतीजा क्या रहा? दुर्भाग्य से इम्फाल और कोहिमा का अभियान सफल नहीं हो पाया। मानसून आ गया, जापानियों से मिलने वाली मदद और रसद में भारी कमी आ गई। मित्र सेनाओं का दबाव बढ़ गया। आईएनए के सैनिकों को बहुत मुश्किल हालात में पीछे हटना पड़ा। और फिर युद्ध का अंत हो गया। हाँ, 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही आईएनए ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। और सुभाष बोस 18 अगस्त 1945 को कथित तौर पर ताइपे, ताइवान में एक हवाई दुर्घटना में सुभाष बोस की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। हालांकि इस पर आज तक बहस जारी है। तो हमने देखा कि कैसे 1940 के दशक की शुरुआत में भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। बिल्कुल। कैसे साथ ही साथ राजनीतिक समाधान के प्रयास गहरे मतभेदों को उजागर कर रहे थे, खासकर कांग्रेस और लीग के बीच। हाँ, वो खाई बढ़ती जा रही थी। और कैसे सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में देश के बाहर से एक सशस्त्र संघर्ष का मोर्चा भी खुला हुआ था। ये दौर वाकई दिखाता है कि स्वतंत्रता की राह कितनी जटिल थी। एक तरफ जन आंदोलन का जबरदस्त दबाव था, हाँ, दूसरी तरफ राजनीतिक बातचीत की अपनी मजबूरियां और विभाजन की बढ़ती आशंका थी, और तीसरी तरफ देश के बाहर से ये सशस्त्र प्रयास चल रहा था। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इन अलग अलग धाराओं ने, इन अलग अलग कोशिशों ने एक दूसरे को कैसे प्रभावित किया होगा। क्या ये एक दूसरे की मदद कर रही थी या टकराव पैदा कर रही थी? हाँ, बिल्कुल। और अंततः भारत की स्वतंत्रता और उसके साथ जो विभाजन हुआ, उसके स्वरूप को गढ़ने में इन सभी की क्या भूमिका रही, इस पर विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है।